सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रीति श्रुति एंड आज हम CPET 2022 इंग्लिश लिटरेचर के कुछ 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं और एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ओके, सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो थोड़ा देख लें, फिर ये आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहती है कि द लाइफ ऑफ जॉन डन कोइंसिडेड विद द रेन्स ऑफ व्हिच 3 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। ओके, तो जॉन डन हमारे किस टाइम के रहने वाले हैं कि जॉन डन जिनका बर्थ हुआ था कब 1572 से लेकर डेथ हुआ था 1631 में, राइट। तो 1572 एंड हमारा जो एलिजाबेथन पीरियड स्टार्ट होती है दैट इज़ 1503 में। तो ऑब्वियस है ये कि पहला आएगा कब, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। Identify the speaker of the following quote, one is not born but rather becomes omen. इनमें से कौन किसने कहा था कि ओमेन इज़ नॉट बर्न बट राइदर बिकम्स ओमेन, एंड इसने कॉन्सेप्ट दिया था सेक्स एंड जेंडर का, कि सेक्स जो होता है ये बायोलॉजिकल होती है बट जेंडर जो होती है ये हमारा ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो ये कौन है, इसका आंसर विल बी सिमोन डे बीवर। इसने कहा था कि जन्म से कोई नहीं होता कि ये मेल ये फीमेल है, रादर हमारा जो सोसाइटी होता है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है वो हमें आइडेंटिफाई कर देती है लेटर कि ये मेल है ये फीमेल है, इसके लिए कुछ अलग से प्रिंसिपल्स हैं एंड इसके लिए कुछ अलग से प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा सिमोन डी बीवर। ओके, Which of the following are correct about third wave feminism? थर्ड वेव फेमिनिज्म ये क्या होती है, आपको तो पता है। जो फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट है इसको 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं पर 3 वेव्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर 4 वेव्स भी। आजकल मॉडर्न लिटरेचर के हिसाब से 4 वेव। तो ये वेव्स क्या होती है कि पहले जो वोमेन की स्टेटस थी, कुछ उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, कुछ उनका वैल्यू ही नहीं था, तो उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको बेसिकली वेव्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वेव में वोमेन जो फाइट करती हैं अपनी पॉलिटिकल एंड अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करती हैं कि उनको भी जो वोट देने की अधिकार है वो दिया जाए। ठीक है, फिर जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होती हैं जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, राइट, इन सब को उनको जो फैसिलिटी है वो दिया जाए, उनको ये सब राइट्स मिलनी चाहिए। इसके लिए वो फर्स्ट वेव में फ़ाइट करती हैं। उनको वोट, जो पॉलिटिकल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वो दिया जाए। फिर सेकेंड वेव में वो फाइट करती हैं अपनी सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए। उनको ये सब तो मतलब प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट जो गैप हो जाता है कि हाँ उनको एम्प्लॉयमेंट, सपोज उनको एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दे दी गई, बट जो वर्क प्लेस इक्वलिटी होता है, ठीक है, वर्क प्लेस इक्वलिटी अगर कहीं पर एक वोमेन काम करने जाती है तो वहीं पर उसको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है कि नो, ये काम जो है ये मेल के लिए है एंड ये काम जो है ये फीमेल के लिए है। अगर उनको सैलरी भी मिलती है तो नहीं, मेल को ज़्यादा दिया जाएगा एंड फीमेल को कम वेजेस में काम करना पड़ेगा। चाहे हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री में भी देख लो कि एक मेल काम करती है वही चीज़ें तो उसको ज़्यादा पे किया जाता है, जहाँ पर अगर एक वोमेन आती है तो उसको कम पे किया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सोशल एंड कल्चरल फील्ड के ऊपर, ये सेकेंड वेव में बात की जाती है। थर्ड वेव में क्या होती है कि देखो, सेकेंड वेव में ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, एजुकेशन के हिसाब से, मैरिज के हिसाब से सब मिल जाता है। बट जो और एक गैप रह जाता है, जैसे कि
सेकेंड वेव में बात की जाती है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सपोज, तो वो थर्ड वेव में और थोड़ा प्रिसाइज किया जाता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस था सेकेंड वेव में वो सिर्फ जो वाइट वोमेन थी, जो अपर क्लास वोमेन थी, वो उसकी फ़ायदा उठा पाती थी, बट जो वर्किंग क्लास पीपल थे वो उससे कुछ बेनिफिटेड नहीं होते थे। तो थर्ड वेव में उसकी बातें की जाती है कि जो नॉन वाइट वोमेन भी थे उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। देन मतलब सेकेंड वेव में जो भी था, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, डोमेस्टिक वायलेंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, उन सबको और थोड़ा लिमिटेड किया गया थर्ड वेव में, और थोड़ा क्लियर किया गया थर्ड वेव में, ठीक है। कि जो वुमेन की चॉइस है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया थर्ड वेव में। एम्प्लॉयमेंट हमारा सेकेंड वेव में हो गया, पर थर्ड वेव में उसकी वुमेन की चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वो किस काम करने में इंटरेस्टेड है, क्या करने में इंटरेस्टेड है, वो थर्ड वेव में आती है, ठीक है। देन फोर्थ वेव में जैसे कि हमारा सोशल मीडिया आता है, इंटरनेट आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है, बॉडी शेमिंग की बात होती है, ये सब है। तो हम थोड़ा ऑप्शंस देख लेते हैं कि एम्फसाइजेस ऑन वुमेन राइट्स मूवमेंट, ये तो नहीं है, ये हमारा फर्स्ट वेव में ऑलरेडी आ जाता है। एमर्जेंस ऑफ इंटरसेक्शनलिटी, ओके, ये है। इंटरसेक्शनलिटी के मतलब क्या? इंटरसेक्ट मतलब क्या? इंटरसेक्ट करना मतलब ओवरलैप करना, ठीक है। फोकस ऑन ए मोर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर, ऑब्वियसली चेंज इन जेंडर स्टेरियोटाइप, ऑब्वियसली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, ठीक है। The purpose of a dash is to present one idea, word, sentence, paragraph, noun, obviously पैराग्राफ की जो पर्पस होती है यही कि एक आइडिया वो प्रेजेंट करे। dash in academic writing refers to your reason for writing. dash in academic writing refers to your reason for writing, obviously पर्पस जो होगा, जो हम कुछ लिखने के लिए हमारा रीज़न बनता है, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 16। ओके, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी है जो प्री रिक्विजिट है, एसेंशियल है? ऑडियंस एनालिसिस, एकेडमिक राइटिंग, रीडिंग एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस, ऑब्वियसली नो डाउट ऑडियंस एनालिसिस। अगर आपको पता होगा कि ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस के हिसाब से हम टॉपिक चूज करेंगे, टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। अगर हमें ऑडियंस के बारे में पता नहीं कि किस प्रकार के लोग हैं और हम कोई भी टॉपिक ले गए एंड वहीं पर डिस्कस करने लग गए, लेक्चर देने स्टार्ट हो गए, तो अगर वो ऑडियंस को अफेक्ट नहीं पकाता है, अगर वो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो हमारा जो लेक्चर है, जो कम्युनिकेशन है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो पहले जो एसेंशियल होती है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ आर ऑडियंस। ऑडियंस के हिसाब से ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है एंड वो इफेक्टिव बनता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑडियंस एनालिसिस। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। In which genre does Kamala Das write? Okay, so options है confessional poetry, elegy, pastoral poetry या sonnets। तो जो कॉन्फेशनल पोइट्री होती है, कॉन्फेशनल पोइट्री क्या होती है? जहाँ पर पोइट्स रिवील करता है, कन्फेस करता है अपनी पर्सनल, अपनी इंटीमेट चीज़ों को लेकर। जब वो कन्फेस करता है, कभी कभार ऐसा मतलब कुछ इतना पर्सनल रिवील करता है कि ऑडियंस को शॉक कर दे कि अरे वो ऐसा था। तो कन्फेशनल, जहाँ पर वो कन्फेस करता है, सरेंडर करता है, रिवील करता है, दैट इज़ कन्फेशनल पोइट्री, ठीक है। एलिजी का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब शोक गीत। जो अगर किसी के डेथ पर कोई लेमेंट कर रहा है या कोई सीरियस सिचुएशन को लेकर कोई नैरेट कर रहा है, तो जो लिखता है दैट इज़ योर एलिजी।
पेस्टरल पोइट्री क्या होती है? दैट इज़ कि जब एक कोई एक्सप्लोर करता है ह्यूमन एंड नेचर की रिलेशनशिप को लेकर, जब कोई एक्सप्लोर करता है, दैट इज़ पेस्टरल पोइट्री हम कहते हैं। या फिर एक सिंपल कंट्री लाइफ को लेकर बहुत ही रोमांटिक वे में जब कोई नरेट करता है रूरल लाइफ के बारे में, तो उसे हम कहते हैं पेस्टरल पोइट्री। ठीक है। सोनेट भी आपको पता है, एक 14 लाइन की जो छोटा सा पोएम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। तो जो कमला दास है, कमला दास, इन विच जॉनर डज कमला दास राइट? ही वॉज राइटिंग इन कन्फेशनल पोएट्री। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर इन आइस कैंडी मैन? आइस कैंडी मैन आपको पता ही होगा, वापसी सिधवा के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस सा नॉवल है। ठीक है। तो वही का एक कैरेक्टर कौन है? आनंद, विकास, रहमत, आदि, ओबियसली एडी। ठीक है। हाँ, आइस कैंडी मैन वापसी सिधवा के द्वारा लिखा गया है। एंड इसका जो मेन प्रोटागोनिस्ट दैट इज लेनी एक छोटी सी बच्ची है, राइट। एंड ये ही पूरी स्टोरी को नरेट करती है। What kind of word is composed of parts of two or more words? टू और मोर वर्ड्स को कंपोस्ट करके जो वर्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज पोर्टमैंट्यू वर्ड। पोर्टमैंट्यू वर्ड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हंगर, आप भूखे हो, आपको भूख लग रही है एंड खाना नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा आता है, राइट। आता है कि नहीं आता है? जब हम हंगर होते हैं, जब हमें भूख लगती है एंड खाना नहीं मिलता है, तो ऑब्वियस है कि हमें गुस्सा आता है। तो अगर हंगर एंड एंग्री इन दोनों को हम मिला दे तो एक वर्ड बनती है हैंग्री, HANGRY, हैंग्री। तो इसे हम कहेंगे पोर्टमैंट्यू वर्ड। दो वर्ड को मैंने मिला दिया और एक नया वर्ड क्रिएट किया, दैट इज पोर्टमैंट्यू वर्ड। ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे कि एक वर्ड है ए जेंटलमैन। एक जेंटलमैन एक वर्ड है, ठीक है। अब इसकी जो लेटर है, ये लेटर को मैं ले गई और इन लेटर्स को रीअरेंज करके मैं और एक वर्ड बना दी, दैट इज एलिगेंट मैन। ठीक है। एलिगेंट मैन, ये जेंटलमैन, इसके जो लेटर्स हैं इसको मैंने लेके थोड़ा रीअरेंज करके और एक वर्ड बना दिया एलिगेंट मैन। तो ये जो वर्ड बना इसे हम कहेंगे एनाग्राम। ओके। एक वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं उसे हम कहते हैं एनाग्राम। ओके। अब देखो कोई एक पॉजिटिव सा सेंटेंस है, उसे हम थोड़ा नेगेटिवली बोलते हैं, या फिर एक नेगेटिव सा स्टेटमेंट है उसे हम थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो रेकलेसली, मतलब बहुत विदाउट एनी केयर जो भाग रहा है, ओके। बट अगर हम उसे बोलते हैं, तो सपोज मैं बोलूँ कि ही रोड विथ ए लिटिल केयर। What does that mean, little care? That means without any care. तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल देते हैं तो उसे हम कहते हैं लिटोच। ओके। अब डबल डेकर का मतलब होता है, डेकर का मतलब तो होता है लेयर, डबल लेयर मतलब 2 लेयर। इसका यूजेस इतना काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से द आंसर विल बी पोर्टमैंट्यू वर्ड। ओके। Who translated the book The Story of My Experiment with Truth written by M.K. Gandhi from Gujarati to English? M.K. गांधी की जो वर्क है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है? दैट इज महादेव देसाई। ओके, महादेव देसाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चेतन भगत? चेतन भगत आपको तो पता है बहुत ही फेमस है आजकल। तो इनके जो वर्क्स हैं इनमें से फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। करेक्ट आंसर विल बी 5 पॉइंट समवन। ओके, जो कि पब्लिश्ड हुआ था कब? 2004 में। 2004
4 में 5 पॉइंट समवन। देन देखो आप सीक्वेंसली इसे थोड़ा याद कर देना। 2004 5 पॉइंट समवन के बाद आएगा वन नाइट एट द कॉल सेंटर 2005, राइट। फिर आएगा 2 स्टेट्स या फिर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो पहले आएगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 एंड 2 स्टेट्स दैट इज 2009। आप अपनी ट्रिक अप्लाई करके इसको याद कर लेना। देखो जैसे मैंने याद किया है 5 पॉइंट समवन, यहीं पर बात होती है कि कुछ मतलब स्टूडेंट लाइफ की एंड उनका जो ग्रेड रहता है 5 पॉइंट समवन। इसका मतलब 5 पॉइंट जो हमारा CGPA ग्रेड सिस्टम होता है उनका भी था 5 पॉइंट समवन। तो ये स्टूडेंट लाइफ की बात है। 5 पॉइंट समवन तो ये पहले आएगा, तो ये पहले आएगा। फिर स्टूडेंट लाइफ में है तो उनका एक नाइट कट जाता है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। इसके बाद आएगा ये, ठीक है। फिर 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये सब हो गया। फिर ये सब चीज़ें जो इन्होंने किया, इतने कम मार्क्स लाए, कॉल सेंटर में अपना नाइट गुजारे, तो ये सब हो के आता है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड एट लास्ट इट इज 2 स्टेट जहाँ पर दे गॉट मैरिड। इस हिसाब से आप सीक्वेंसली इसे याद रख लेना, ठीक है। Which two of the following poems can be categorized as poems belonging to the neoclassical period of English literature? Neoclassical period of English literature के कौन कौन से poem हैं? The Ring and the Book, The Vanity of Human Wishes, Cato, Lamia. Okay. So इसका जो है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये तो सामुएल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, सामुएल जॉनसन। द रिंग एंड द बुक, द रिंग एंड द बुक दैट इज रॉबर्ट ब्राउनी। कैटो जोसेफ एडिशन। लामिया जॉन किट्स। ओके, तो न्यू क्लासिकल में कौन कौन सा आएंगे? 2 and 3, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड कैटो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड कैटो। Which of the following is the correct chronological order of publication of the following poems? इनमें से कौन सा chronologically है? लामिया, पैराडाइज लॉस्ट, एलेस्टर, द डॉन्सियर्ड। लामिया, लामिया जो लिखे हैं कौन? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, ये पब्लिश्ड हुआ था 1820 को। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन 1667, ये तो आपको पता ही है। देन एलेस्टर, एलेस्टर ये किसने लिखा है? एलेस्टर पीबी सैली। एलेस्टर पीबी सैली ने लिखा है 1816 को। एंड डॉन्सियर्ड अलेक्जेंडर पोप, सिंपल डॉन्सियर्ड अलेक्जेंडर पोप कब लिखे? 1728। इसे अगर हम सीक्वेंसली रखें तो पहले आता है पैराडाइज लॉस्ट, फिर पैराडाइज लॉस्ट, फिर एलेस्टर, सॉरी डॉन्सियर्ड, पैराडाइज लॉस्ट, डॉन्सियर्ड, एलेस्टर एंड लामिया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Who among the following has written a series of poems entitled Very Indian Poems in Indian English? Very Indian Poems in English, in Indian English, ये कौन लिखा है? निज़िम इज़ाकिल। निज़िम इज़ाकिल जो एक इंडियन जेविस पोएट हैं, जिनको कि हमारा फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। कुछ कुछ क्रिटिक्स के परसेप्शन से फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री निज़िम इज़ाकिल। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द अनफिनिश्ड मैन, बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं इनके, थोड़ा देख लेना। Who made the remark, great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree? कितना सुंदर बात है, बोलते हैं great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree। ये किसने कहा था? इजरा पाउंड ने कहा था, ठीक
ठीक है। इज़रा पाउंड भी जो कि बहुत ही फेमस हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। Which of the following statement is correct? Lang is the language system and parole the individual usage. Lang is the language usage and parole is the individual system. Individual system language usage नहीं है. Lang is the language in abeyance and parole the individual application. Lang is the language collective and parole the individual deviation. ये होगा सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम और इंडिविजुअल यूसेज। देखो लैंग एंड पैरोल, लैंग जो होता है ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है, एंड जो पैरोल होता है ये इंडिविजुअल यूसेज होता है। देखो अगर मैं एक सिंपल सा फनी एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाऊं तो देखो अभी आप जहाँ पर बैठे हो, आपका बेंच चेयर जो भी है, ठीक है, तो वहीं पर बहुत सारे ऊड हैं, नॉट है, कॉलर है, ठीक है, वो एक डेफिनाइट सेंटीमीटर में है, एक डेफिनाइट पैटर्न फॉलो किए हैं, उसका इंडिविजुअल यूसेज है कि नहीं उसका लेंथ इतना रहेगा, उसका ब्रेथ इतना रहेगा, ये कलर लगेगा, एक नॉट यहीं पर लगेगा, एक यहीं पर लगेगा, एक यहीं पर लगेगा, वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, उनका इंडिविजुअल यूसेज है वहीं पर, एंड वो कंप्लीटली फॉर्म करते हैं एक बेंच जहाँ पर कि तुम बैठे हो। तो ये जो इंडिविजुअल यूसेज रहा उस बेंच का, वुड का, उसका लेंथ का, उसका ब्रेथ का, जो इंडिविजुअल यूसेज रहा उसको हम कहेंगे पैरोल, एंड जो कंप्लीट सिस्टम बना बेंच उसे हम कहेंगे लैंग। समझ में आ गया सिंपली? सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज ऑन टाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वुम्ब, नो डाउट मैकडफ, जो कि सीजरियन प्रोसेस से उसका बर्थ हुआ था, राइट। Which of the following play is set in the ancient city of उज्जैन during the reign of the किंग पालका? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन सिटी में कौन सा प्ले जो है उसका सेट ऑफ किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग पालका, दैट इज मृच्छकटिका। मृच्छकटिका रिटन बाय शूद्रक, राइट। कालिदास वर्क इंक्लूड अभिज्ञान शकुंतलम सही है, मेघदूतम सही है, रघुवंशम सही है, मालविका अग्निमित्रम सही है, ऋतुसंभर सही है, कुमार संभव भी सही है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज नाट्य शास्त्र मीन? नाट्य शास्त्र का मतलब क्या है? बुक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिक्शन बुक, क्रिटिकल वर्क, टीचेस यू हाउ टू डांस। गलत गलत गलत, बुक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाट्य शास्त्र का मतलब बुक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो आज के लिए 30 क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, एंड 2022 का तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, I mean, और एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में ज़्यादा पढ़ लोगे भी तो इतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा PYQ डिस्कस करोगे, फिर खुद का जो सब्जेक्टिव है, जो मतलब जो और भी चीज़ें हैं वही भी आपको पढ़ना है। पूरा दिन तो PYQ करके आप नहीं निकाल सकते हो ना, तो थोड़ा PYQ देन आप अपना जो है वो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट जो 30 बचा है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिर 2022 का ख़त्म हो जाएगा, फिर 2021 एंड 2020 का भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है देन एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू सो मच।